आज की इस वीडियो में देखेंगे किरण पब्लिकेशन के रेलवे सुरक्षा बल के लिए आरपीएफ के कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट बुक है जो कि 2024 एडिशनल की है। प्रैक्टिस बुक है और इसमें 2019 के प्रश्न हल भी है। 22वां सेट ख़त्म जब हो जाएगा तो फिर से उसके बाद देखेंगे 2019 का, इसमें प्रश्न हल भी देख लेंगे। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 4 है। इसमें सेट नंबर 4 में मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें रीजनिंग, मैथ और सामान्य जानकारी तीनों प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ सामान्य जानकारी का प्रश्न उत्तर। सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना। पूछ रहा टीपू सुल्तान कब मैसूर का राजा बना। तो यह हो जाएगा 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का राजा बना और 1799 में उसके श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद मृत्यु हो गई युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो यह हो जाएगा भारत में राजकोषीय नीति वित्त आयोग करती है, यानी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर इसकी करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है। तो मौद्रिक प्रबंधक यह है, सरकारी ऋण प्रबंधक यह भी है, विदेशी विनिमय प्रबंधक यह भी है, एक ये नहीं है, ग्राहक से जमा स्वीकार करना। आरबीआई अपना अकाउंट नहीं खोलती है खुद की बैंक में। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण ये 1991 ईस्वी में आया था। 1991 में शुरुआत में भारत में आर्थिक उदारीकरण देश की आर्थिक नीति के उदारीकरण से जुड़ा है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आर्थिक बाजार और सेवा उन्मुख बनाना और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका को बढ़ाना। यह 8वीं योजना अवधि 1992-97 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, इसे कॉलोनी कहा जाता है। कॉलोनी यानी उपनिवेश को कॉलोनी कहा जाता है। राजनीतिक और इतिहास में एक उपनिवेश यानी कॉलोनी किसी राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के तहत एक क्षेत्र है जो कि एक राज्य के स्वदेश के संप्रभुता अधिकार क्षेत्र से अलग करता है। उदाहरण के लिए भारत एक बार ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश को स्वतंत्र रूप से आत्मनियंत्रण नहीं किया जाता है, बल्कि इसे एक अलग इकाई से नियंत्रित किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में कार्य करता है कॉलोनी। अगला प्रश्न है, डैश में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक में प्रत्येक व्यक्ति वोट देते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। ये पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद में नए राज्य को जोड़ा जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 2 के तहत संसद को शक्ति दिया गया है कि किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल में सिक्किम को मिलाया गया था। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है।
ये पूछ रहा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कानून के समक्ष समानता रखना, ये तो नहीं है मौलिक कर्तव्य, ये तो आर्टिकल 14 आता है। अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। इस्तेमाल ना करना, यह भी नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह भाग 4 के ए के तहत अनुच्छेद 51A में उल्लेखित किया गया 11वां नंबर है, 11वां अनुच्छेद, उसमें 11 दायित्व दिया गया मौलिक कर्तव्य, उसी में एक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मगध। मगध 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मगध वर्तमान में बिहार में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार विभिन्न तरीकों से समझाते हैं। कृषि विशेष रूप में उपयोगी थी। इसके अलावा लोहा खानों वर्तमान में झारखंड पहुंच गया, इसके लिए उपलब्ध थे, और उदाहरण के लिए हथियारों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। हथियारों, सेना और एक महत्वपूर्ण घटक हाथी के क्षेत्र में स्थित जंगलों में पाए गए। इसके अलावा गंगा और इसकी सहायक नदियों में ने सस्ते और सुविधाजनक परिवहन के साधन प्रदान किया। अगला प्रश्न है, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप बताया गया? तो हो जाएगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में रुपया रूप को बताया गया। अच्छा, सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्के को रुपया रूप के रूप में शामिल किया गया। इसमें सोने के सिक्के स्वर्ण रूप, तांबे के सिक्के तामार रूपा और सीसा के सिक्के को शीश रूपा आदि सहित अन्य पर सभी प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? यह हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया था, जिसमें कहता है नमक आंदोलन, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात के समुद्र तटीय गांव दांडी में समुद्र जल से नमक बनाने के रूप में शुरू हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में यह एक अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक लगातार 24 दिनों तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के रूप में नमक कर के विरोध में प्रत्येक कार्रवाई अभियान के रूप में चलाता रहा। 1930 में ये चला था। अगला प्रश्न है 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता के कौन बन गया? तो मुस्लिम लीग उस समय था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसका नाम, जो कि पाकिस्तान को अलग करने में अहम भूमिका निभाई। इसका मोहम्मद अली जिन्ना ने 1934 के बाद मुस्लिम लीग की पुनर्गठन किया और 1940 के बाद पाकिस्तान की मांग के प्रमुख प्रवक्ता बने, जो 1940 में 2 राष्ट्र सिद्धांतों में समाप्त हुआ। इससे पहले वह राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित थे और धर्मनिरपेक्ष थे, लेकिन 1937 के बाद उन्होंने एक धारणा विकसित की और कि धर्मनिरपेक्षता के अभ्यास के व्यवहारिक कठिनाई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? यह हो जाएगा वैश्य वर्ण जो है ये था। इसका कहता है शूद्र हिंदुत्व के ग्रंथों में उल्लेखित चौथा वर्ण या 4 सामाजिक श्रेणियों में से एक है। यह 4 वर्णों में से सबसे नीची जाति थी, वैश्य कहा जाता है। शीर्ष 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। शूद्र शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार प्रकट होता है, लेकिन मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र जैसे अन्य हिंदू
ग्रंथों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने अपने अनुयायियों के साथ सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज, सच्चाई के साधकों का समाज का गठन किया। इसका उद्देश्य था किसानों और निचली जातियों के लिए अधिकारों को प्राप्त करवाना। फूले को गैर ब्राह्मणों में भारत में सामाजिक सुधार का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया? दिया जाएगा उड़ीसा नहीं, गुजरात। इसका ऑप्शन है गुजरात। अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया। अगला प्रश्न है, किस दिशा में भारत वलित पर्वतों से घिरा नहीं है? इसमें कहता है घिरा नहीं है, वलित पर्वतों से घिरा नहीं है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी में घिरा नहीं है, पश्चिमी में घिरा नहीं। इसका उत्तर पश्चिम और उत्तर और पूर्व में नए मोरदार पहाड़ों से घिरा हुआ है। दक्षिण में भारत समुद्र से घिरा है, विशेष रूप से पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से थार रेगिस्तान पश्चिम में स्थित है। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमाएं बनती है, जिसे डैश कहा जाता है, उसे पूर्वांचल कहा जाता है। जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से नीचे मुड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमाएं का प्रतीक है। दिहांग घाटी से परे हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर झुक है और पूर्वी पहाड़ियों या पूर्वांचल का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है और ज़्यादातर सैंडस्टोन से बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? किस प्रकार की मृदा से बना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से। ज़्यादातर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान भाग जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह मृदा देश की कुल मृदा का लगभग 45.6% भाग है, जो हमारे कृषि संपत्ति के ऊपर सबसे बड़े हिस्से का योगदान करते हैं और देश की एक बड़ी जनसंख्या का निर्माण करते हैं। यह देश के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त मृदा है, जो पंजाब से असम तक पाई जाती है। इस प्रकार यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रकों में से नहीं है? यह हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा मानव प्रवाह हो जाएगा। यह कहता है किसी भी विशेष जगह की जलवायु परस्पर क्रियान्वयी कारकों से प्रभावित है। इसमें अक्षांश, ऊंचाई, दबाव, समुद्र से दूरी, समुद्र के धाराएं और रिलीफ सब शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? यह हो जाएगा अफगानिस्तान ने 23 नवंबर 2023 से अस्थायी रूप से दूतावास बंद कर दिया गया। बंद होने से पहले अफगानिस्तान दूतावास से भारत में अफगान गणराज्य की राजनयिक उपस्थिति के 22 साल पूरे कर लिए थे। भारत ने
तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, जिसने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 2 साल पहले अफगानिस्तान से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वापसी से पहले भारत ने काबुल से अपने कर्मियों को वापस बुला लिया था। अगला प्रश्न है चुंबकीय वस्तु ऐसी वस्तु है जो क्या करते हैं? चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ के सदैव चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवायां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आभासी वर्चुअल। यानी एक समतल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु की एक आभासी छवि बनाता है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसी छवि हमेशा सीधी बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नली का प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 साबुन के बुलबुले का निर्माण। सतह के जटिल गणितीय समस्या के भौतिक का उदाहरण है। यह किसी दिए गए आयतन को संभवतः कम से कम सतह क्षेत्र में आकार बनाते हैं। अगला प्रश्न है कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली संजाल को क्या कहते हैं? इसे श्वास नली कहते हैं। कीटों में श्वास नली कहा जाता है। अगला प्रश्न है पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र मोटा स्टोमना के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी वाष्पीकरण करता है? यह हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधा का वाष्पीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन तत्व है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्लोरीन। अगला प्रश्न है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विस्थापन। अगला प्रश्न है पॉलीथीन तथा पीवीसी डैश के कुछ उदाहरण हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण पॉलीथीन। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर प्रतिष्ठक वातानुकूलन एसी तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 3 समस्थापन कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा समस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न है
जर्म जर्म जर्मेनियम का प्रयोग समानता डैश में किया जाता है। सही आंसर अर्धचालक में किया जाता है। अर्धचालक में किया जाता है। वस्तुओं के निर्माण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला तत्व है यह। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत का निर्यात 6.21 बढ़कर कितना हो गया? ये पूछ रहा है निर्यात कितना बढ़ गया। यह हो गया 35.57 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने डैश फाइबर प्रतिबिंब कंक्रीट विकसित किया है। यह हो जाएगा भूकंप रोधी विकसित किया है कंक्रीट का। अगला प्रश्न है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन है? यह हो जाएगा सऊदी अरब नागरिकता दिया है सोफिया नामक रोबोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल एक अखाद्य फसल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, रेशा फसल एक खाद्य फसल। अगला प्रश्न है, समानता पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था की शामिल नहीं किया गया है। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, कोलोइडर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस प्रभास गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4, सुरेश वाडकर, जो कि कई भाषाओं में गीत गाया हुआ है सुरेश वाडकर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और इसके भूलक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय डैश के निवासी थे? इसका ऑप्शन आ जाएगा पंजाब। लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे, तो पंजाब के शेर भी कहा जाता है। इनसे पंजाब केसरी भी इसे प्राप्त है, जो कि साइमन कमीशन के समय विरोध करते हुए पुलिस की डंडे की मार से इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में याद किया जाता है। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवर्धन इकोग्राम। 110 नंबर। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका में कृष्ण चैतन्य की अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी इस्कॉन द्वारा स्थापित गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव ने अक्टूबर 2017 में ग्रीन प्लेटिनम पुरस्कार जीता। 2003 में इसकी स्थापना के बाद इससे जैविक खेती, गाय संरक्षण, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण विकास, वैकल्पिक ऊर्जा आदि का लगातार प्रगति की है। अगला प्रश्न है, किसी एक विश्व कप संरक्षण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित किया गया था। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा विराट कोहली, नंबर 1। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड एक डैश का उदाहरण है। एमएस वर्ड इसका क्या है? यह हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण एमएस वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोकप्रिय है अभी फिलहाल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर सेट शामिल में किया जाता है। यूजर को कई कार्यों में जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, बायोडाटा एप्लीकेशन पब्लिकेशन, ऑनलाइन रिसर्च करने में, ईमेल सेंड करने
में सुविधा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का गुणधर्म नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, इसकी संरचना निश्चित है। अगला प्रश्न है IUCN के संकटग्रस्त प्रजाति के वर्गीकरण में डैश प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, हानिकारक प्रजाति को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो हो जाएगा 1953 में किया गया राज्य पुनर्गठन की स्थापना। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बात करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित किया गया था? यह हो जाएगा 1951 में किया गया था पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 6 के अनुसार अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। इसका प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा 168 से 212 तक, 168 से 212 तक, जो कि संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 है, जिसमें अनुच्छेद 168 से लेकर 212 है, राज्य विधानमंडल से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार एक राज्य में एक संसदीय विधायिका विधानसभा के साथ साथ एक द्विसदनीय विधायिका विधान परिषद और विधानसभा भी हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी और इसमें राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है वान भट्ट ने हर्षचरित की रचना की किस भाषा में है? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर संस्कृत में। वान भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृत भाषा में रचित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। उन्होंने चंडी शतक और एक नाटक परिवर्तनीयकरण की रचना की थी संस्कृत भाषा में। अगला और लास्ट प्रश्न है ये मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया? मानवता के लिए दिया श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण क्या कहता है? श्री नारायण गुरु ने प्रसिद्ध नारा दिया एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के लिए सभी के लिए एक भगवान। 1888 में इन्होंने अरुविपुर में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। इन्होंने 1923 ईस्वी में अल्वेअध्ययन आश्रम में एक अखिल क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसे भारत में इस तरह का पहला आयोजन था। आज के लिए 50% था इसमें सामान्य ज्ञान का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। सेट नंबर 5 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द ही आएगा। आज से 2 दिन बाद सेट नंबर 5 आएगा। अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी साथ में कर दें।